नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो रहेगी उन बेटियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पाता है, और विवाह अगर हो भी जाता है उसके बाद भी विवाह में बहुत ज़्यादा जो है समस्या रहती है। ससुराल वाले तंग करते हैं या उनके जो पतिदेव रहते हैं उनका कहीं और अफेयर हो जाता है, या किसी तरह से दोनों का मानसिक रूप से तालमेल नहीं मिल पाता है। तो वीडियो इसी पे आधारित रहेगी। कुछ आपको सूत्र बताने वाला हूँ और अपनी अपनी जन्म पत्रियाँ, अपनी बेटियों की जन्म पत्रियाँ आप देख सकते हैं। इस तरह के सूत्र अगर उनकी कुंडलियों में आपको दिखाई देते हैं तो फिर किसी अच्छे देवज्ञ से आप कुंडली का जो है आंकलन करवाएं, उसका पूरा विवरण लें उस देवज्ञ से, और जो भी एक अच्छे उपाय होते हैं उनको अवश्य करें दोस्तों, वरना शादी होने के बाद उनको बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें जो सूत्र हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। और वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ जो हैं मेरे पास आती हैं, और ऐसे जो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योतिष या सीख रहे हैं ज्योतिष, उनके पास भी इस तरह की बहुत सी कुंडलियाँ आती होंगी कि विवाह नहीं हो पा रहा है, या लड़की ने वो लड़का पसंद कर लिया है, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे या दोनों कहीं पे काम करते थे, और अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में होने लग जाती है। फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, फिर धीरे धीरे विवाह में बदल जाती है। लेकिन जब तक वो दोस्ती रहती है तब तक वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही विवाह के बंधन में वो दोनों बनते हैं और वैवाहिक जीवन जब शुरू होता है तो समस्याएं जो है वो आने लग जाती हैं, किसी तरह का वाद विवाद शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है, दोनों में सेपरेशन हो जाता है और मामला जो है डाइवोर्स तक भी पहुंच जाता है। कुछ केसेस में लड़कियां बहुत जल्दी घर में वापस भी आ जाती हैं। तो ऐसे क्या योग होते हैं कुंडलियों में, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से माता पिता जब अपनी बेटियां की कुंडलियां दिखाते हैं, मेरे पास भी बहुत कुंडलियां आती हैं, तो उनके मन में सदैव एक ये प्रश्न हमेशा रहता है कि मेरी जो बिटिया है बहुत गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, फिर भी जब उसका विवाह होता है, विवाह के बाद क्यों इतनी समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं, उसके क्या कारण होते हैं। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं कुंडली में जिसमें नवमांश देखा जाता है, और ख़ासकर जब आप किसी बेटी की कुंडली देख रहे हैं उसमें D30 चार्ट, तिशांश चार्ट जिसको कहा जाता है, वो आप ज़रूर देखें दोस्तों। ये चार्ट कैसे देखा जाता है इस पे पहले भी मेरी एक वीडियो है, लेकिन आने वाले समय में आपको और इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन पूरा ध्यान जो पहले हम देते हैं वो लगन कुंडली पर देते हैं। लगन कुंडली से बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं, और नवमांश कुंडली से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं पता चल सकती हैं। अब विवाह की बात हो रही है तो आइए एक कुंडली के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कुंडली में क्या क्या दोष होते हैं, किन किन ग्रहों का जब एक बाधित प्रभाव जब कुंडली पे पड़ जाता है, या एक तरह से आप समझिए रुकावट आ जाती है, छाया पड़ जाती है किसी ग्रह की, फिर वो जो भाव है उस भाव के जो भावेश होते हैं बुरी तरह से वो पीड़ित हो जाते हैं और अपना एक खराब प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो विवाह के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आप किसी बेटी की कुंडली देख रहे हैं, ये एक किसी की बेटी की कुंडली है, नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने गुप्त रखी है क्योंकि उन्होंने आग्रह किया था कि बहुत डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करें, लेकिन कुछ जो सूत्र हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ये सूत्र आप फिर दूसरी कुंडलियों में भी लगा के देखिए कितने परसेंट वो काम करते हैं और कितने परसेंट उसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो विवाह का जो मुख्य भाव होता है वो 7वां घर होता है दोस्तों। अब देखिए, आज आपको एक बहुत गहरी बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, किसी भी किताब में ये बात आपको नहीं मिलेगी। ये बात वही बता सकते हैं जिन्होंने एक अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त की हो, या जिनका अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है उनसे आपने शिक्षा प्राप्त की हो। 7वां भाव विवाह का होता है दोस्तों। अब देखिए, ये स्त्री की कुंडली है तो ये उसके विवाह का भाव है।
उसके विवाह के भाव के एक तरफ देखिए छठा भाव है। छठा भाव क्या होता है? रोग, कर्जा, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा, कष्ट, दुर्घटनाएं जहाँ से देखी जाती हैं। तो एक स्त्री के 12वें घर में ये सब चीज़ें हैं। और एक स्त्री का जो विवाह घर होता है उसके दूसरे भाव में भी अष्टम भाव है, जो कि एक बहुत ही खराब भाव माना जाता है। अचानक से परेशानियां आ सकती हैं, पति की मृत्यु भी हो सकती है, पति से सुख नहीं मिल पाता है या पति से वियोग हो जाता है। आप यहाँ पे हैं, पति विदेश में काम कर रहा है, वो सब भी कुंडली देखकर आपको पता चल सकता है कैसे कुंडलियों में योग होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव होता है। तो सप्तम भाव को, जो विवाह का भाव होता है, इसको आप बहुत ध्यान से जब आंकलन करेंगे तो देखिए दोनों तरफ एक खराब भाव है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण गहरी बात है दोस्तों। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिए और इसका पूरा फल कैसे देखा जाता है इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। तो इस पे आप और अपनी जो है शोध कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले जब विवाह की बात होती है तो आप देखिए सप्तमेश यानी विवाह का जो मुख्य भाव होता है उसके भावेश कहाँ गए हैं कुंडली में। ये बहुत सी चीज़ों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से साफ कर देगा। शीशे की तरह आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर सप्तमेश किसी की भी कुंडली में, अब चाहे वो लड़के की कुंडली हो, लड़की की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, अगर 12वें सप्तमेश अगर छठे भाव में चले जाते हैं तो विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा जो है वो आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये विवाह का भाव है और उससे जो पीछे वाला घर होता है ये विवाह का व्यय भाव है। हर भाव से जो 12वां भाव होता है वो उस भाव का व्यय भाव होता है। जैसे ये आपके लाभ का भाव है, यहाँ से आप पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे का व्यय भाव जो होता है वो 10वां भाव होता है दोस्तों। तो हर भाव का व्यय भाव दिया गया है। ये लग्न भाव है तो ये उसका व्यय भाव है, ये धन भाव है तो ये उसका व्यय भाव है। यानी धन जिसके पास होगा तो उसका व्यय कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे, क्योंकि लग्न जो है धन भाव का व्यय भाव होता है। इसी तरह से ये विवाह का व्यय भाव है और सप्तमेश चलकर जब छठे भाव में आ जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर रूप से आप ये फलित कर सकते हैं कि विवाह का व्यय हो गया है, यानी विवाह में रुकावट आने वाली है, किसी तरह की बाधा आने वाली है। और यही सप्तमेश अगर वक्री भी हो जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कुंडलियाँ आप उठाकर देख सकते हैं। अगर सप्तमेश वक्री होकर छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, या किसी ऐसे वक्री ग्रह का जो कुंडली में मारक है आपके लिए, उसका प्रभाव सप्तमेश पर पड़ जाता है, तो बहुत चांस रहता है कि विवाह जो है एक अच्छा विवाह नहीं हो पाएगा, आपकी एक अच्छी मैरिज नहीं हो पाएगी, या विवाह में देरी हो जाएगी, या विवाह होते ही जो लड़की है वो घर वापस आ जाएगी। या अगर लड़के की भी कुंडली आप देख रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह के योग दिखते हैं, तो भी पति और पत्नी में जो है विवाद या वियोग, जिसको आप कह सकते हैं सेपरेशन, जिसको आप कह सकते हैं, वो हो जाता है। तो ये पहला रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये भी आप याद करिए यहाँ पे कि सप्तमेश के अगर एक घर पीछे या आगे, सप्तमेश कुंडली में कोई भी हो सकता है। ये जो कुंडली है मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। यहाँ सप्तमेश देखिए छठे भाव में, हालांकि वो उनका अपना ही भाव है दोस्तों, परंतु फिर भी जो ग्रहों का नैसर्गिक प्रभाव होता है वो उनका जो एक रिजल्ट है वो ज़रूर देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सप्तमेश के एक घर आगे या एक घर पीछे, जहाँ भी सप्तमेश कुंडली में आपके बैठे हैं उसके एक घर आगे या उसके एक घर पीछे अगर राहु देव विराजमान हैं, तो क्या होता है, राहु देव की जो छाया होती है वो सप्तमेश पर पड़ जाती है दोस्तों। जब राहु देव की छाया सप्तमेश पर पड़ती है
तो बहुत से केसेस में मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव भी आप कह लीजिए, और मेरे गुरुजी से भी मैंने जो ये शिक्षा प्राप्त की है, ये कुछ नाड़ी ज्योतिष की जो है सूत्र हैं। तो विवाह में बहुत ज़्यादा जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है, विवाह देर से होता है, और कभी कभी ऐसे केसेस में देखा जाता है कि विवाह हो ही नहीं पाता है दोस्तों। तो ये कुछ साधारण नियम हैं, ये आप याद कर लीजिए। अब एक और नियम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये हर जगह आपके काम आने वाला है। वो क्या है कि जो भी ग्रह कुंडली में वक्री होगा, क्योंकि अब वक्री ग्रहों की बात हो रही थी तो ये नियम मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ग्रह कुंडली में वक्री होगा वो अपने पीछे वाले भाव का भी फल देता है, उस भाव में भी उसकी उपस्थिति मानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सप्तमेश वक्री होकर पंचम भाव में भी अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, और पंचम भाव राहु और केतु के बीच में फंसा हुआ है बुरी तरह से। यहाँ राहु देव हैं, यहाँ केतु देव हैं। तो सप्तमेश जब राहु केतु के बीच में फंस जाता है, उन पर राहु केतु का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव रहता है, या सप्तमेश स्वयं राहु के साथ आके विराजमान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विवाह में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, बहुत ज़्यादा बाधा आती है। और बहुत सी कुंडलियाँ मैंने ऐसे देखी हैं दोस्तों, विवाह 1 या 2 विवाह भी उसमें देखे जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। अगर आप किसी बेटी की कुंडली देख रहे हैं, उसमें इस तरह के योग आपको दिखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर रूप से यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है कि विवाह के बाद जो है पीड़ा हो सकती है, विवाह के बाद जो है समस्या हो सकती है। अब अष्टम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर सप्तमेश कुंडली के जो 7वें घर के स्वामी होते हैं वो अष्टम भाव में आ जाए, तब भी बहुत केसेस में ऐसे देखा जाता है, विवाह टूट जाता है, विवाह सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। और सप्तमेश पर अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ जाए, मान लीजिए ये शनिदेव को मैं मानता हूँ, अगर ये अष्टम भाव में आ जाते हैं और ये ही शनिदेव राहु केतु के प्रभाव में बुरी तरह से फंस जाते, या कोई और पापी ग्रह इन पर दृष्टि डाल देता, तो भी डाइवोर्स हो जाता है, विवाह अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है दोस्तों। अब यही सप्तमेश अगर 12वें भाव में चले जाए, मान लीजिए यही शनिदेव अगर 12वें भाव में चले जाए, तो क्या होता है, तो भी विवाह बहुत देरी से होता है। और इस सप्तमेश पर कहीं अगर राहु देव का प्रभाव पड़ जाए, मान लीजिए कोई कुंडली आप देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में चले गए, तो ये पहला कारण हो गया विवाह में देरी का। लेकिन अगर इस पे राहु देव का प्रभाव पड़ जाए, तो बहुत सी कुंडली आप देखेंगे विवाह के बाद पति तो चले जाएंगे विदेश में काम करने के लिए, और पत्नी रह जाएंगी अपने ही देश में, दोनों में वियोग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु देव के बारे में पूरी जानकारी रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। राहु देव क्या है? एक मल्लेच जिसको कहा जाता है, फॉरेनर, विदेशी ग्रह है ये। और जब इसकी छाया सप्तम भाव पर पड़ जाती है या सप्तमेश पर भी पड़ जाती है, तो आपने देखा होगा पति विदेश में नौकरी करने चला जाता है, या हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। किसी की भी कुंडली आप देखिए, लड़की की कुंडली अगर आप देख रहे हैं, बेटी की कुंडली देख रहे हैं, वहाँ पे सप्तम भाव में राहु है, तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट उनके जीवन में ज़रूर रहेगी। वो तीसरा व्यक्ति हो सकता है उस बेटी की माताजी हों, या उस बेटी के कोई और ऐसे रिश्तेदार हों जिनसे वो बात करती हैं, और वो उनको कुछ इस तरह के जो है सुझाव देती हों, जिसकी वजह से पति और पत्नी में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। या कोई तीसरा व्यक्ति जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो बीच में आ जाती है विवाह के। तो जब भी राहु देव का ऐसा प्रभाव आपको दिखे कुंडली में कि वो सप्तमेश से युति कर रहे हैं या सप्तमेश पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव डाल रहे हैं, तो बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल सच होती है कि विवाह सुख में कमी होने वाली है। यही चीज़ आप इस कुंडली में ध्यान से देखेंगे।
सप्तम भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव ये वक्री हैं, तो वक्री होने की वजह से एक भाव पीछे में भी इनकी उपस्थिति आ जाएगी। राहु के साथ इनकी युति हो गई है। विवाह के जो स्वामी हैं शनिदेव उन पर छाया पड़ चुकी है राहु देव की। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ। जब सप्तमेश कमज़ोर हो जाते हैं, अब यहाँ सप्तमेश छठे घर में जाने की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, तो इस वजह से राहु देव ने उनको ग्रास लिया है दोस्तों। अगर सप्तमेश बली होते हैं यहाँ पे कुंडली में, तो किसी भी तरह से राहु देव उनको तंग नहीं कर पाते। तो ये भी साथ साथ आपको देख लेना है। सप्तमेश अगर बली होंगे तो फिर किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर उस पर पाप प्रभाव भी पड़ रहा होगा, लेकिन वो बलवान होने की वजह से उस पाप प्रभाव को सहने की फिर शक्ति रखते हैं दोस्तों। इसी तरह से सप्तमेश जो होते हैं कुंडली के अगर तीसरे भाव में भी चले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है विवाह में देरी का, या विवाह हो जाता है तो उसके बाद बहुत सी परेशानियां जो हैं विवाह में आने लग जाती हैं। ये चीज़ आपको कुंडली में जब आप किसी बेटी की कुंडली देखें तो ये सब चीज़ें ज़रूर देख लें। तो ये आपको हमेशा कुंडली में देख लेना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विवाह की जब आप बात कर रहे हैं तो और भी भाव इसमें देखने पड़ते हैं, तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। बृहस्पति देव को आपको ज़रूर देखना है। अगर आप बेटी की कुंडली देख रहे हैं, अगर बृहस्पति देव वहाँ पीड़ित होंगे तो भी विवाह में बहुत ज़्यादा समस्या जो है देखने को आती है। अब यहाँ देखिए बृहस्पति देव लग्न में विराजमान है। बहुत से लोगों के मन में एक संशय और प्रश्न जो है उठने वाला है कि बृहस्पति तो लग्न में है, सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, किसी तरह से विवाह में जो है दिक्कत नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। लेकिन यहाँ देखिए कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। पति तंग करता है, पति मारता है यहाँ पे, और भी बहुत समस्याएं हैं जो इनकी जो माता जी हैं उन्होंने मुझे बताई थी। तो ये बृहस्पति देखिए केतु देव के नक्षत्र में है दोस्तों। ये बृहस्पति स्वयं बृहस्पति अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं, इनमें केतु देव का बहुत ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों। केतु देव एक ऐसे ग्रह हैं, अगर ये भी सप्तमेश या सप्तम भाव पर किसी तरह से प्रभाव डाल देते हैं तो जो पति होता है बहुत शक्की किस्म का हो जाता है। उसको बात बात पे बहुत ज़्यादा शक होता है। वो आपको, जिसको कहते हैं केतु जो होता है, किसी भी चीज़ को जकड़ लेता है, उस चीज़ को जल्दी से फिर छोड़ता नहीं है। उस भाव के कारकत्व को आपको पाने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ केतु देव क्या करने वाले हैं, यानी बृहस्पति देव यहाँ क्या करने वाले हैं, ये अपनी जो पत्नी है उनको जकड़ने की कोशिश करेंगे, उनको बांधने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और कार्य नहीं करना है, या अपने जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ वो जैसा कहें वैसा ही करना है। यानी एक तरह से उनको बांधना चाहते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलिए, अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे नहीं मिलिए। तो ये कुछ विस्तार का विषय है, जब आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये समस्या हमेशा यहाँ पे रहती है। तो बृहस्पति देव भी किसी तरह से यहाँ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नवमांश भी हमें साथ में ज़रूर देखना है। अब नवमांश में यही बृहस्पति देव उच्च के हैं दोस्तों, 4 नंबर राशि में है, और नवमांश जो है इनका 4 नंबर है, वहाँ पे लगन में 4 नंबर राशि है। परंतु वहाँ भी बृहस्पति देव एक घर पीछे, एक घर आगे शनि देव हैं, जो कि पहले से ही वक्री हैं कुंडली में, और एक घर आगे राहु देव हैं। तो किसी भी तरह से बृहस्पति देव में यह बल नहीं है कि वो विवाह को बचा सकें या विवाह की जो समस्याएं हैं उनको कम कर सकें। और दूसरा कारण है, एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ये मैंने नियम बताया था, जिसकी राशि में अगर पापी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो वो ग्रह भी पीड़ित हो जाता है। यहाँ देखिए बृहस्पति के घर में राहु देव और बृहस्पति के घर में मंगल देव, 2 नैसर्गिक पापी ग्रह, जिसको पृथकवादी ग्रह कहा जाता है। ये अलग कर देते हैं आपको हर चीज़ से।
बहुत ज़्यादा पृथकवादी प्रभाव जो है राहु देव और मंगल देव में रहता है, और ये पूरा जो प्रभाव है बृहस्पति देव के ऊपर आ गया है, केतु के नक्षत्र में भी हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव और सप्तमेश बहुत ज़्यादा पृथकवादी ग्रहों द्वारा प्रभावित हैं। इसी वजह से ये जो लड़की है, जब इसका विवाह हुआ, बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत परेशानियों का सामना इनको करना जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी इस कुंडली में बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन की जा सकती है, जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप चंद्र कुंडली देखेंगे, चंद्र कुंडली से भी आपको कुछ इस तरह की चीज़ें क्लियर रूप से दिखाई देंगी। चंद्र कुंडली से आप देखिए, सप्तमेश मंगल देव बन रहे हैं और इन सप्तमेश पर शनि देव की वक्री दृष्टि पड़ रही है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये सूत्र बताया था। मंगल देव से केंद्र में अगर राहु देव विराजमान रहते हैं, अगर आप किसी बेटी की कुंडली देख रहे हैं, तो मंगल देव से केंद्र में राहु देव का बैठना भी कहीं ना कहीं वैवाहिक परेशानी देता है दोस्तों। और एक और सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है। शुक्र देव से एक घर आगे अगर केतु देव विराजमान होंगे, अगर आप बेटी की कुंडली देख रहे हैं, तो भी ये विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है। जैसे मैंने पहले बताया, पति जो होता है बहुत शक करने वाला होता है दोस्तों। अगर शुक्र देव और केतु देव एक साथ भी बैठ जाएंगे कुंडली में, स्त्री की कुंडली आप देख रहे हैं, बेटी की कुंडली आप देख रहे हैं, तो उनके जो पति देव हैं बहुत ज़्यादा शक करने वाले होंगे। आप कहाँ जा रही हैं, बहुत सी आपके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में तसल्ली नहीं हो पाती है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर पत्नी की कुंडली में भी बृहस्पति देव नीच के हैं, तो पत्नी का भी जो व्यवहार होता है, जो सोचने की उसकी जो क्षमता होती है, वो ऐसी ही हो जाती है। बात बात पर अपने पतिदेव पर वो शक करती हैं। पतिदेव कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने उनकी वाइफ की कुंडली देखी, उनकी पत्नी की कुंडली में बृहस्पति देव नीच के हैं, और आपके ऑफिस में अगर कोई लड़की काम करती है और किसी भाग्यवश आपकी पत्नी को पता चल जाए कि आपके उस लड़की से कुछ बातचीत होती है या व्हाट्सएप वगैरह पे बात होती है, तो वहीं पे जो है बवाल खड़ा हो जाता है वो। तो इसी तरह से पति की कुंडली में भी अगर शुक्र देव नीच के हैं, तो पति देव का भी व्यवहार ऐसा ही होता है। आपने देखा कि आपकी पत्नी कहीं जॉब करती हैं, कहीं कार्य करती हैं, लेकिन वहाँ पे और भी जो है पुरुष हैं, तो आपके मन में हमेशा जो है एक संशय रहेगा, एक शक जो है आपके मन में हमेशा आता रहेगा कि कहीं मेरी पत्नी का बाहर किसी और के साथ किसी तरह का कुछ संबंध तो नहीं है। तो ये कुछ योग होते हैं कुंडलियों में दोस्तों। बहुत ध्यान से अगर आप कुंडलियाँ देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ पे समझ आ जाती हैं। इसमें नाड़ी ज्योतिष के भी आप सूत्र लगा सकते हैं, हिंदू ज्योतिष के भी सूत्र लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सार है वो ये है कि अगर सप्तमेश पाप प्रभाव में होगा, पृथकवादी ग्रहों के प्रभाव में होगा, और ख़ासकर अगर राहु देव के प्रभाव में होगा, तो राहु देव की छाया उस पर पूर्ण रूप से पड़ जाती है। फिर वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये चीज़ें पहले से ही आपको कुंडली में ज़रूर देख लेनी है। जब किसी बेटी की कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली मिलान के लिए आपके पास कोई कुंडली आती है, तो अगर ये सब आपको योग कुंडली में दिखते हैं, तो एक अच्छे देवज्ञ के पास आप जाइए, उनसे जो भी उचित उपाय हैं वो ज़रूर करवाइए अपनी बेटी के लिए दोस्तों, अगर उनके वैवाहिक जीवन में आप सुख शांति चाहते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं दोस्तों। अगली कुछ वीडियोस में आपको मंगल देव के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी वो बताऊंगा, और पूरी कुंडली पे लगाकर एक एक भाव से आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जय शनिदेव।